morning dear students, welcome to Bharti online classes. Today we will study the last topic of chapter 11 known as telescope. So we should start from telescope. In previous class we studied about microscope. What was microscope? It is an optical instrument used to see tiny object with naked eye. What is a telescope? Telescope is an optical instrument used to see object at far distance. That means माइक्रोस्कोप में तो हम नजदीक में रखी हुई चीज, छोटी चीज को मैग्नीफाई करके देखते थे, while टेलीस्कोप के केस में हम बहुत दूर रखी हुई चीज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं. क्लियर? अगर हमें माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है तो टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा. तो मैंने टेलीस्कोप की डेफिनेशन अभी आपको बताई. इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फार. हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट जहां है वहीं उसकी इमेज बने, क्लियर बने और बड़ी बने. जैसे कि सन, स्टार्स, मून, ये सब ऑब्जेक्ट वेरी फार एंड पर रखे हुए हैं. हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट दूरी पर रखे हुए हैं. हम उनकी इमेज क्लियर देखना चाहते हैं, मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, which can be seen by telescope. So we have generally two types of telescope. One is refracting type telescope and another is reflecting type telescope. So we will start from first telescope, refracting type telescope. तो लीजिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं. तो इसमें भी सिमिलरली जैसे माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए थे, वैसे ही हम यहां पर भी दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. लेकिन एक कंडीशन चेंज हो जाएगी. माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और आईपीस लेंस बड़ा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था और आई उसके रिस्पेक्ट में बड़ी थी. बट हियर इन केस ऑफ टेलीस्कोप यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है और उसके बाद भी वो दिख रहा है और रेज डाल रहा है. तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो जाएगा, विल हैव लार्ज आर्करेचर, व्हाइल आईपीस लेंस विल बी वेरी लो साइज. दैट मींस आर्करेचर ऑफ आईपीस लेंस विल बी less compared to objective lens. So two coaxial lens fixed over a common tube, separated at small distance, and distance between both lenses can be changed by rack and pinion method. The lens near object has large aperture and known as objective lens, while the lens near eye is known as eyepiece lens and have very less aperture. So I am drawing the diagram. यहां पर हम डायग्राम बना रहे हैं रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप का. लीजिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस बनाऊंगा जिसका आर्करेचर लार्ज होगा. मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है LO, और दूसरा होगा आईपीस लेंस जिसका आर्करेचर स्मॉल होगा, तो मैं ये इसको नाम दे रहा हूं LE. ये हमने बना लिया. दोनों कोएक्सियल है, एक ही ट्यूब के ऊपर फिक्स्ड है, तो हमने ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया. तो लीजिए यहां पर हमने मेंशन कर दिया, यहां नाम दे देते हैं O1 और यहां नाम दे देते हैं O2. क्लियर? नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. क्लियर? अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, यहां पर बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है. सिंपल सी बात है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, देन रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल इन नेचर. दैट मींस जो भी रेज इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो सारी की सारी एक दूसरे से पैरेलल होगी, और ये हम जानते हैं. तो लेट अस इंसिडेंट टू रेज व्हिच आर पैरेलल कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट. तो सबसे पहली रे मैं ऑप्टिकल सेंटर पे डालता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन इमर्ज हो जाती है. दूसरी रे मैं कुछ इस पॉइंट पे डाल रहा हूं. तो लीजिए मान लेते हैं यहां पर फोकस पॉइंट है, यहां पर फोकस पॉइंट है आई ऑब्जेक्टिव लेंस का. तो हमें पता है द रेज विच आर पैरेलल और द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट विल ऑलवेज कन्वर्ज एट फोकल प्लेन. व्हाट इज फोकल प्लेन? द परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट. तो हमें पता है कि पहली रे अगर यहां काट रही है तो दूसरी वाली भी इधर ही काटेगी. तो ये आपकी इमेज बन गई. इस इमेज का नाम मैं दे देता हूं, लीजिए इधर मैं इमेज का नाम दे देता हूं P dash Q dash. क्लियर? This image will behave as
virtual object for eyepiece lens. This image P dash Q dash will behave as virtual object for eyepiece lens. हमें पता है eyepiece lens मेन ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, मेन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस देख रहा है, और पैरेलल रेज यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं तो इमेज बनती है P dash Q dash. ये P dash Q dash eyepiece lens के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप पे स्टडी किया था. तो लीजिए यहां से अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट से अब आईपीस लेंस पे रेज डालनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हम इमेज कहाँ फॉर्म करना चाहते हैं. डेफिनेट सी बात है, अगर यहाँ मेरी आई है और ऑब्जेक्ट उधर है तो मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट शुड बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अवर आई, दैट मींस आफ्टर आईपीस लेंस. मैं चाहता हूँ इमेज कहाँ बने, आईपीस लेंस के साइड, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बने, जिस जगह ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बने. हम जानते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो हम चाहते हैं इमेज कहाँ बने, इनफाइनाइट पे बने. इनफाइनाइट पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे रखा हुआ होता है. तो रैक एंड पिनियन मेथड से आईपीस लेंस का डिस्टेंस इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि P dash Q dash आईपीस लेंस के फोकस पॉइंट पे आ जाए. तो ये FP पे ही P dash Q dash बन गया, यानी कि दोनों फोकस पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां से हम रे डालते हैं. एक रे तो हम डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से O2, तो वो विदाउट एनी डेविएशन इमर्ज हो जाएगी, और दूसरी रे हम डालते हैं पैरेलल. तो ये पैरेलल वाली रे फोकस पॉइंट से इमर्ज होगी, दैट मींस कुछ इस तरीके से. तो ये रेस इधर हमारी आई है जो कि इमेज देखेगी. तो यहां से अगर मैं देखूं तो बैक साइड में अगर बढ़ाएं तो इमेज विल बी फॉर्म एट इनफाइनाइट. तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था और हमारा मोटिव भी यही था कि जहां ऑब्जेक्ट जिस दूरी पर ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बने, जो कि हमने फॉर्म कर दिया. अब बात आती है मैग्नीफाइंग पावर की. मैग्नीफाइंग पावर जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं बीटा अपॉन अल्फा. मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल मेड बाय इमेज ऑन आवर आई. व्हाट इज अल्फा? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई. यहां पर लीस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाला टॉपिक यहां पर नहीं आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. तो लीजिए देखते हैं अल्फा कहां है. ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है तो ये अल्फा है, ये अल्फा एंगल अपनी आई पे सस्टेंड हो रहा है. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा. तो मैं इस ट्रायंगल में O1 Q dash P dash से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा. सिमिलरली आई पर इमेज ने कितना एंगल बनाया, यहां देखिए ये आई है, इमेज ये एंगल बना रही है, तो ये हो गया बीटा. और इस पे बीटा निकालने के लिए मैं ट्रायंगल P dash Q dash और O2 का इस्तेमाल करूंगा. तो चलिए फ्रॉम फिगर अगर हम बात करें, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, P dash Q dash O1, P dash Q dash O1. आप मुझे बताइए tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी. tan अल्फा, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इफ दिस इज एंगल देन परपेंडिकुलर इज P dash Q dash. So I am writing here P dash Q dash upon what is base. Base is O1 Q dash, or we can say Q dash O1. वही बात हम दोबारा कहेंगे. If tan alpha is very small, then we can write tan alpha is equal to alpha. So alpha equals to P dash Q dash upon Q dash O1, equation number 2. Similarly, from figure in triangle P dash Q dash and O2, in triangle P dash Q dash O2, tan beta can be found. Tan beta perpendicular upon base. If this is angle, what is perpendicular? P dash Q dash. So I am writing here P dash Q dash upon what is base? Base is Q dash O2. So I am writing here Q dash O2. If beta is very small, then we can write tan beta is equal to beta. So I can write beta equal to P dash Q dash upon Q dash O2, equation number 3. Now putting the value of alpha and beta in equation 1, what we will get? M equals to, let us see, M equals to what is beta? Beta is P dash Q dash upon Q dash O2,
divided by, what is alpha? Alpha is P dash Q dash upon Q dash O1. Okay, P dash Q dash will cancel out each other, and in the final what we will get M is equals to Q dash O1 will go on numerator, Q dash O1 upon Q dash O2. So by sign convention we can write the value of Q dash O dash. What is Q dash O dash? Let us see from figure. Q dash O dash is the distance of image for objective lens. So distance of image is shown by V, and it is for objective lens, so I am placing VO. So VO is positive or negative? It is positive. Incident ray and our direction is same. Similarly, divided by, if I will find the value of Q dash and O2, what is the value of Q dash O2? Q dash O2 is distance between O2 and Q dash point, that is P dash Q dash. This is virtual object for eyepiece lens, so I can write this is distance of object for eyepiece lens. Distance of object is denoted by U, and it is for eyepiece lens, so I am writing here E, and it is negative, so I am writing here negative. Now one more formula can be find it from here. We can see Q dash and O1 is the focal length of objective lens. So I can write here focal length of objective lens, and O2 Q dash, or we can say Q dash O2 is also focal length, but it is for eyepiece lens. So I am writing here eyepiece lens, and for eyepiece lens and objective lens both are convex, and the focal length of convex lens is always positive. So this is the formula for magnifying power. Now one more thing, the distance between both lenses, objective lens and eyepiece lens. How to find the distance? We can see it is equals to the focal length. Distance between O1 and O2 we are finding. If I write O1 Q dash plus Q dash O2, what is O1 Q dash? It is FO, focal length of objective lens. What is Q dash O2? It is focal length of eyepiece lens. So distance will be given by N is equals to modulus, because we are finding the distance between 2 points. So here we should not take sign convention. We will take only positive values. It will be equal to FO plus modulus FE. Okay. So this was about reflecting type telescope. Now the last topic and reflecting type telescope we will discuss here. So in refracting telescope there are some disadvantages. That disadvantages are there is spherical aberration and chromatic aberration. What is spherical aberration? The object which is flat is seen as curved. This is known as spherical aberration. What is chromatic aberration? Chromatic aberration is the colors of object are mixed up with each other so that we cannot see the exact color of object. स्पेरिकल एब्रेशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट फ्लैट है तो वो कर्व दिखाई देता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कलर्स हैं तो वो कलर्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, एग्जैक्ट कलर हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता कौन सी पोजीशन पे कौन सा कलर है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है हमें। सो इफ यू विल रिप्लेस कॉन्वेक्स लेंस, objective lens is convex lens. If that convex lens is replaced by concave mirror, then this type of problem can be resolved. So this is reflecting telescope. So why I am saying reflecting telescope? Because in place of objective convex lens, a concave mirror is used due to which spherical aberration and chromatic aberration are removed. So we will draw a diagram and you can also draw step by step with me. अगर आप साथ साथ नहीं बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लीजिए, सबसे पहले ये हमने मिरर बनाया। ये मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। आप साथ साथ बनाते जाए, मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाया। ये क्या है? ये मिरर है ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हमने प्लेस कर दिया, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेज इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं, सबसे पहले इसमें दो रेज हम इंसिडेंट करते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है तो आने वाली रेज का नेचर कैसा होगा? पैरेलल टू ईच अदर। ये रेज
रिफ्लेक्ट होंगी बाय द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। सो ये रे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, लीजिए नेक्स्ट रे जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है और ये मैंने इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, आफ्टर दिस कॉन्केव मिरर अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड just before the point where these rays after reflecting are intersecting each other। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके इमेज बनाए, उससे पहले ही एक मिरर हमने रख दिया, उस मिरर को आप थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे। देखिए इमेज बनी नहीं है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट नहीं किया, उससे जस्ट पहले आपने एक प्लेन मिरर रख दिया, उस प्लेन मिरर को थोड़ा तिरछा रखेंगे तभी हमारी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते जाइए। अब देखिए जब ये दो रेज इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो ये इस मिरर से भी रिफ्लेक्ट होंगी बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। सबसे पहले मैं नीचे वाली रे को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, नीचे वाली रे को, जो नीचे वाली रे है उसको थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके आप रिफ्लेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से ये, और जो ऊपर वाली रे है उसको आप एकदम स्ट्रेट लाएंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, काटने से पहले तिरछा थोड़ा सा इंक्लाइन करके आपने प्लेन मिरर रख दिया और नीचे वाली रे को थोड़ा सा तिरछा निकाला इंक्लाइन करते हुए और ऊपर वाली रे को एकदम स्ट्रेट निकाल दिया। तो यहां पर पहली बार ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज इंटरसेक्ट करनी है, तो पहली प्राइमरी इमेज यहां बनेगी, इसको हम नाम दे देंगे P डैश Q डैश। दिस P डैश Q डैश इमेज विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस कॉन्वेक्स लेंस। तो लीजिए यहां पर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं जो कि क्या है आईपीस कॉन्वेक्स लेंस, और इसका सेंटर पॉइंट भी हम यहां दे देते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। लीजिए यहां पर हमारी फर्स्ट इमेज बनी थी, इसको नाम दे रहे हैं P डैश एंड Q डैश। ओके, ये रेज जब इस पे पड़ रही हैं तो हम देख सकते हैं दीज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, और हम चाहते हैं इमेज आई इधर है हमारी, हम चाहते हैं इमेज फ्रंट पे बने। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों रेज को बैक साइड में इंक्रीज करूंगा। बैक साइड में इंक्रीज यहां से करना शुरू करेंगे तो कई बार इमेज इधर बाहर बनती है जो कि रॉन्ग डायग्राम हो जाएगा। तो हम ट्रिक लगाएंगे कि पहले ही एक पॉइंट अपनी पसंद वाली जगह हमने चूज कर लिया। पॉइंट चूज करने के बाद इस पॉइंट से इन दोनों रेज को कंबाइन कर दिया, मिला दिया, और ये जो अब फाइनल इमेज बनेगी इसको हम कहेंगे P डबल डैश एंड Q डबल डैश। So this was the reflecting telescope. So dear students, today we have completed our 11th chapter, ray optics. If you have any doubt, you can go to your mobile app and in chat and doubt option ask any query. Till then, thank you very much. Have a nice day.